Welcome back. In this particular video, we are going to see the solution of chapter number 1, that is Python Pandas of Information Practice grade 12, and this is part number 1. We are actually talking about the type A, that is very short question and answer of Sumita Arora textbook. Namaste student, this is Sanjay and welcome back to my YouTube channel Tech Tip Now. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल. सो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1 नाउ. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ pandas library? So first of all, when we see the full form of pandas, it is actually what your panel data system, जहाँ पर कि panel is what basically 3D data structure. It's a kind of data structure we use in Python programming. So overall Python में यदि आप data structure को efficiently use करना चाहते हैं, for that we can use what your pandas library. So it means panda is the most popular open source Python's library. Derived its name from panel data system. It offers easy to use data structure for data manipulation and analysis. तो as you see यहाँ पे हम बार बार बात कर रहे हैं data structure की. Although ये सुनने में तो बड़ा हैवी नाम लगता है, but see जब भी हम data structure की बात करते हैं, somehow इसका मतलब ये होता है कि जो भी सोर्स हम डेटा को स्टोर या मैनेज करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज योर डेटा स्ट्रक्चर. इसकी शुरुआत हमेशा हम करते हैं वेरिएबल से. जब आप कोई एक वेरिएबल भी लेते हैं लाइक x, तो वो एक डेटा स्ट्रक्चर ही होता है. बट आइडियली हम डेटा स्ट्रक्चर के लिए जो बेसिक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, दैट इज ऑलवेज योर एरे. और जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग में एरे को यूज करना चाहते हैं तो इसको हम बहुत सारे डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं. या तो हम सीधे एरे मॉड्यूल यूज कर सकते हैं, या हम numpy यूज कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो pandas लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं. जब आप pandas लाइब्रेरी को यूज करके डेटा स्ट्रक्चर को मैनेज करने की कोशिश करते हैं या चाहते हैं, तो ये बहुत ही इफिशिएंटली इन कंपैरिजन ऑफ एरे या numpy आपको डेटा स्ट्रक्चर को मैनेज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ pandas लाइब्रेरी. Question number 2 is saying that name some common data structure of Python's pandas library. See, जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एज आई सेड एरे. नाउ एरे के हम बेसिकली 3 वर्जन्स यूज कर सकते हैं, 1D, 2D एंड 3D, या हम चाहें तो इसे मल्टी डायमेंशनल भी बोल सकते हैं, बट फिलहाल हम इन 3 डायमेंशंस की बात करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, पाइथन में हमारे पास 3 डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो pandas लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं. वन इज योर सीरीज, सेकेंड इज डेटा फ्रेम एंड थर्ड इज योर पैनल. We are not going to deal with this panel because it is maybe not in the syllabus of your subject. So series and the data frame, which is the most commonly used pandas library objects, or you can say the data structures. So as you can see, it is 1D data structure and data frame is what your 2D data structure. 1D डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है जहां पर केवल एक इंडेक्स का यूज होता है डेटा एलिमेंट्स को मैनेज करने के लिए. और जब हम 2D डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो देयर वी यूज 2 इंडेक्सेस टू मैनेज, और यू कैन से रीड एंड राइट डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स. तो टेबुलर फॉर्मेट में जब डेटा स्ट्रक्चर को मैनेज करना होता है, देयर वी यूज डेटा फ्रेम्स. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ पाइथन्स लाइब्रेरी, आई मीन पाइथन्स pandas library. Let's move to the next question now. It is asking that how is series object different from and similar to ND arrays? Support your answers with example. Now you can see जब हम series object की बात करते हैं which is available in panda library, और वो एक 1D array होता है. एंड सिमिलरली जब आप numpy array की बात करते हैं तो यहाँ पर ND array जो है वो भी एक 1 डायमेंशनल array ही होता है. तो ऑलमोस्ट दोनों का काम तो सेम है, वर्क तो सेम होता है, बट अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो सीरीज ऑब्जेक्ट जो होता है इन कंपैरिजन ऑफ ND एरे ज़्यादा बेटर होता है. आइदर स्पीड की आप बात करें, स्पीडली एक्सेस की बात करें, या दूसरे तरीके से और थोड़ा अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, सो मैंने 3 पॉइंट से इसे डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है. द फर्स्ट इज व्हाट सीरीज हैज एक्सप्लिसिट इंडेक्स एंड ND एरे हैज इम्प्लिसिट इंडेक्स. सीरीज में एक्सप्लिसिट इंडेक्स होता है. एक्सप्लिसिट का मतलब ये है
कि सीरीज में आप अपने अनुसार अपना नाम का या अपने तरीके से इंडेक्सिंग कर सकते हैं, जबकि एनडी एरे में आप अपनी इंडेक्सिंग कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते। सीरीज में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों होता है, ये बात जरूर रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर कोई मैं एक सीरीज क्रिएट करूं लाइक pd.series, तो आप यहां पर जैसे सपोज वैल्यू प्रोवाइड करते हैं 1 2 6 9 एंड एट द सेम टाइम आप इसकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं लाइक कैरेक्टर में a b m n। तो आप अपने अनुसार कोई भी इंडेक्सिंग इसकी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग, बट एनडी एरे में ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। सेकेंड डिफरेंस ऑब्वियसली जब आप इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग करते हैं या सिस्टम अगर कोई इंडेक्स असाइन करता है किसी एरे को, तो उसकी जो शुरुआत होती है वो हमेशा 0 से होती है। एंड सीरीज में चूंकि हम अपने अनुसार कोई भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली उसका मतलब हम उसकी शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। And the third is what vectorized operation can be performed on any size of series object but not on ND arrays। इसका मतलब ये है वेक्टराइज्ड ऑपरेशन का मतलब सिंपली मैथमेटिकल ऑपरेशंस यू कैन अंडरस्टैंड लाइक प्लस माइनस एंड ऑल। अगर दो सीरीज को ऐड करना है या दो एनडी एरेज को ऐड करना है तो वो हम वेक्टराइज्ड ऑपरेशन समझते हैं या उसके नाम से समझते हैं। इसका मतलब ये है कि सपोज देयर आर टू एनडी एरेज, से फॉर एग्जांपल एक है जिसमें हमने कुछ वैल्यूज इस तरह से डाली हुई हैं और एक है जिसमें हमने डाला है 3 और 6। अगर आप इन दोनों के टोटल कॉलम्स को या रोज को काउंट करने की कोशिश करें तो बोथ आर डिफरेंट। तो ऐसी सिचुएशन में एनडी एरे में वेक्टराइज ऑपरेशन या इन दोनों का सपोज एडिशन आपको करना है तो वो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल टू डिफरेंट एनडी एरेज को यदि आपको ऐड करना है तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जबकि सीरीज में ये चीज की प्रॉब्लम नहीं है। सीरीज इस पे डिपेंड नहीं करता या सीरीज का वेक्टराइज्ड ऑपरेशन इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है या नहीं है। इसका एडिशन या ऑपरेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि यदि इंडेक्स मैच होंगे, उनमें वैल्यूज अवेलेबल होंगी, सेम इंडेक्स पे वैल्यूज अवेलेबल होंगी, तो उन पे वेक्टराइज्ड ऑपरेशन होगा। और अगर सेम इंडेक्स पे वैल्यूज नहीं है तो वहां पर जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो NaN हो जाएगी। सो इट मीन्स वेक्टराइज ऑपरेशन हम सीरीज पे तो कर सकते हैं चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो या ना हो। एनडी एरे में जब तक सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होंगे वेक्टराइज ऑपरेशन नहीं होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। राइट कमांड टू प्रिंट फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ए सीरीज ऑब्जेक्ट सील। देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सीरीज सील और इस सील के लिए हमें ये डिफरेंट ऑपरेशंस करने हैं, तो उनके लिए हमें क्या कमांड लिखना होगा। The first is saying that if the series is empty, so what should we write? So we know that there is an attribute called empty। यदि हम इसे प्रीफिक्स कर दें इस सील के साथ और यदि हम इसे प्रिंट कर दें तो ऑब्वियसली हमें पता चल जाएगा कि ये सील हमारी empty है या नहीं। या सिमिलरली क्वेश्चन नंबर बी इज सेइंग दैट इंडेक्सेस ऑफ द सीरीज। सो ऑब्वियसली इसमें भी जिस एट्रीब्यूट को हम यूज करेंगे सीरीज के, दैट इज योर इंडेक्स। तो जब आप सील डॉट इंडेक्स लिख के उसे प्रिंट करेंगे तो इट विल रिटर्न यू द इंडेक्सेस ऑफ द सील ऑब्जेक्ट। एंड सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 3 इट इज आस्किंग फॉर द डेटा टाइप ऑफ अंडरलाइंग डेटा। सो वी कैन सिंपली राइट सील डॉट डी टाइप एंड इससे हम फिर से प्रिंट कर देंगे तो हमारा इसका आंसर हमें मिल जाएगा, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर सी का। एंड इन क्वेश्चन नंबर डी इट इज सेइंग दैट इफ द सीरीज स्टोर्स एनी नैन वैल्यूज। तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम बोलते हैं हैश नैन्स। तो इस एट्रीब्यूट को यदि आप सीरीज के ऑब्जेक्ट के साथ कंबाइन करें और उसे यदि आप प्रिंट करें, सो यू विल चेक और यू विल गेट कि किसी सीरीज में अगर नैन वैल्यूज अवेलेबल हैं या नहीं है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ हियर इट इज सेइंग दैट गिवन फॉलोइंग सीरीज ऑब्जेक्ट। हमारे पास दो डिफरेंट सीरीज के ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं S1 एंड S2 एंड इस पे हमें चेक करना है कि यदि हम S1 प्लस S2 करेंगे तो क्या आउटपुट होगा और S1 माइनस S2 करेंगे तो क्या आउटपुट होगा। तो जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जब डिफरेंस की बात की तो हमने देखा कि सीरीज के वेक्टराइज ऑपरेशन इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है या नहीं है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या इंडेक्स की वैल्यूज मैच हो रही हैं। अगर मैच हो रही हैं तो ऑपरेशन आप करिए,
अगर मैच नहीं हो रहा है तो उस पोजीशन पे आप NaN असाइन कर दीजिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस फंडामेंटल, यदि आप इन दोनों सीरीज ऑब्जेक्ट को आप ऐड करेंगे, सो द आंसर विल बी लाइक 0 इंडेक्स पे ऑब्वियसली ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स वैल्यू है, सो इट विल बी 15। नेक्स्ट 1 और यहाँ पे 1 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये NaN असाइन कर देगा। सिमिलरली इन दिस इंडेक्स 2 it is 6 and here it is 10, so it will be 16, and similarly in index number 3 it is 15, but there is no index in S1 by the name of 3, sorry, by the number of 3, so it will be again NaN, and for the index number 4 it is 10 and here it is 20, तो ये 30 हो जाएगा। फिफ्थ नंबर इंडेक्स के लिए भी S2 में नहीं है, so it will be NaN, और जो लास्ट सिक्स्थ है वो यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा NaN। सो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ S1 प्लस S2, एंड यदि आप S1 माइनस S2 करेंगे, सो ऑब्वियसली इट विल बी लाइक, मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ, सो 0 में 3 माइनस 12, दिस इज माइनस 9, देन अगेन NaN, then this will be 6 minus 10, obviously minus 4, then third number is NaN, then fourth is your 10 minus 20, so obviously minus 10, then both are your NaN. So this is how we can get the answer of this question. चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं पाइथन शेल पे। So now you can see this is my code, जहाँ पर मैंने दो सीरीज ले ली हैं S1 और S2 according to the question, एंड इसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। चलिए रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। सो नाउ यू कैन सी द रिजल्ट इज लाइक, जैसा अभी हमने देखा यहाँ पे 15 9 16, जहाँ जहाँ पे इंडेक्स की वैल्यूज अभी प्रॉपरली मैच नहीं हो रही थी सेम इंडेक्स पे, वहाँ पे NaN असाइन कर दिया गया। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, एंड सेम पैटर्न पे यदि आप इसे सबट्रैक्ट भी करेंगे तो इसी तरह से कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा। सो यू कैन सी द रिजल्ट नाउ। सो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इट इज सेइंग दैट गिवन ए डेटा फ्रेम DF एट शोन बिलो, हमारे पास ये एक डेटा फ्रेम अवेलेबल है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा फ्रेम हमें इन क्वेश्चंस का आंसर क्या मिलेगा ये चेक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट DF इन ब्रैकेट इट इज C, विच इज अगेन द नेम ऑफ कॉलम, इक्वल टू np.nan। नाउ यहाँ पर अभी कोई C नाम का कॉलम अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि यदि मैं डेटा फ्रेम में एक कॉलम डिफाइन करूँ C के नाम से, और यहाँ पे मैं numpy ऑब्जेक्ट लूँ और उसमें NaN असाइन कर दूँ, तो यदि आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इस डेटा फ्रेम में एक कॉलम रेडी हो जाएगा C के नाम से, बट इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो NaN हो जाएंगी। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं पाइथन शेल पे कि जो आंसर मैंने लिखा वो सही है या नहीं। तो नाउ यू कैन सी दिस इज माय कोड, जहाँ पे मैंने ये डेटा फ्रेम रखा हुआ है और इसमें मैंने इस C कॉलम को इंसर्ट कर दिया यूजिंग दिस numpy। यहाँ पे मैंने इस numpy का ऑब्जेक्ट ले लिया है NP। चलिए रन करके देखते हैं इसे। सो नाउ यू कैन सी मेरे पास इस डेटा फ्रेम में ये C कॉलम ऐड हो चुका है और इसकी सारी वैल्यूज NaN आ रही। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा। Let's move to the next question now. Now it is saying that DFC equal to 2, 5. Now because आप देखें यहाँ पे सिर्फ 2 रोज को ये इंसर्ट करने की बात कर रहा है, जबकि ऑलरेडी हमारे डेटा फ्रेम में कितनी रोज हैं 3। सो इसका मतलब यहाँ पर ये प्रोग्राम यदि आप एग्जीक्यूट करेंगे या ये इस कोड को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एरर शो करेगा बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ मैचिंग रोज। Now the question number C is saying that DFC equal to 12, 15 and 27. तो इस क्वेश्चन को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये परफेक्टली एग्जीक्यूट होगा बिकॉज नंबर ऑफ रोज हम इस समय जो ले रहे हैं वो 3 हैं और हमारे डेटा फ्रेम में भी 3 रोज हैं। सो यदि इस क्वेश्चन नंबर 1 को मैं यहाँ इसे हटा देता हूँ, अगर आप इसे ऐड करेंगे या इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास फिर से एक नया कॉलम C ऐड होगा विद द फॉलोइंग वैल्यूज। So it will be like 12, 15 and 27. So I hope इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। So let's move to the next question now. Now here it is asking that write the code segment to list the following from data frame namely cells. हमारे पास एक डेटा फ्रेम अवेलेबल है सेल्स के नाम से, और इस सेल्स के लिए यदि हमें लिस्ट करना है ओनली 2 कॉलम्स आइटम एंड रेवेन्यू, तो इसके लिए हमारा कोड सेगमेंट क्या होगा। Now first of all
किसी भी डेटा फ्रेम के एक पर्टिकुलर कॉलम को यदि आप एक्सेस करना चाहते हैं, यदि सिंगल कॉलम होगा तो वी कैन सिंपली राइट प्रिंट देन द डेटा फ्रेम नेम डॉट द कॉलम नेम, से फॉर एग्जांपल आइटम। बट इस क्वेश्चन में दो कॉलम्स हमें एक्सेस करने हैं, तो इसके लिए जो कोड होगा ऑब्वियसली मुझे इन दोनों कॉलम्स को एक लिस्ट में लेना पड़ेगा, लाइक दिस आइटम कॉमा रेवेन्यू, एंड इसके बाद में मुझे इसे df ऑब्जेक्ट के साथ बताना पड़ेगा, इंक्लूड करना होगा, और उसके बाद में इसे हमें लेना होगा प्रिंट के साथ में। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट लिस्ट रोज फ्रॉम 3 to 7। सो ये तो कॉलम की बात हमने कर दी। जब आप किसी रोज को या स्पेसिफिक रो को एक्सेस करना चाहते हैं किसी डेटा फ्रेम के, तो उसके लिए जो हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड योर LOC, और इस LOC के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं स्टार्ट रो इंडेक्स, मैं इसे इन शॉर्ट लिख देता हूं, एंड देन कोलन, स्टॉप या एंडिंग रो इंडेक्स, या जो लास्ट रो इंडेक्स जहां पे आप एंड करना चाहते हैं या जहां तक की वैल्यूज आप एक्सेस करना चाहते हैं, देन यू प्लेस दिस कॉमा, एंड सिमिलरली आप कॉलम का भी देते हैं स्टार्ट कॉलम इंडेक्स and again colon stop column index. So this is how we can use this LOC to access specific number of rows या specific number of columns. चूंकि अभी हमें रो को एक्सेस करना है तो we can simply write location, then obviously my range is 3:8 I am taking because मुझे 7 तक की वैल्यूज डिफाइन करनी, एक्सेस करनी, एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे ले लूंगा प्रिंट। सो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी लाइक दिस। नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये, अगर ये रो की जगह लिखा होता कॉलम, सो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा आंसर होता इट विल बी लाइक प्रिंट LOC। चूंकि हमारा पहला आर्ग्यूमेंट रो के लिए होता है इसलिए मैं यहाँ पे कोलन प्लेस करके छोड़ दूंगा, देन कॉमा ले लूंगा, एंड इसके बाद मैं लिख सकता था 3:8 देन ब्रैकेट क्लोज। ये जो मैंने कोड लिखा है ये होता तब जब यहाँ पे लिखा होता लिस्ट कोलन फ्रॉम 3 to 7। सो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। The next question is list the values of cell in 5th row item column। अब यहां पर ये सिर्फ एक स्पेसिफिक वैल्यू को फाइंड आउट करने की बात कर रहा है, या एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहा है, या एक्सेस करने की बात कर रहा है। तो इसके लिए हम सिंपली लिख सकते हैं df, then my column name is obviously item, so I can simply take df dot item and in square bracket the row number is my 5। so यदि आप इसे प्रिंट के अंदर डाल देंगे तो आइटम कॉलम का 5th नंबर का रो का जो वैल्यू है वो आपके स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now the question is, how would you add a new column namely val to a data frame DF that has 10 rows in it and has column as item, quantity and price? You can choose to put any values of your choice. There is a data frame by the name of DF जहाँ पे 3 हमारे पास columns हैं like item, QTY and price, and इसमें 10 different values हैं 1 से लेकर 10 तक की rows में। एंड अब ये बोल रहे हैं कि हमें इसमें एक और कॉलम ऐड करना है वेल के नाम से। सो ऑब्वियसली मैं जब आप इसका कोड लिखेंगे तो यू विल राइट df, एंड इसके अंदर में आप सिंपली ले सकते हैं वेल, एंड उसके बाद में आप ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल टू डालेंगे, और इस इक्वल टू में आप 10 डिफरेंट नंबर्स ले सकते हैं अप टू 10। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट कोड फॉर दिस। और आप चाहें तो फॉर लूप को यूज करके भी रेंज यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि मुझे उसे बताना चाहिए बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट मैन्युअली 10 वैल्यूज लेने की बात कर रहा है। तो यू कैन राइट इन दिस वे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ इट इज आस्किंग दैट राइट कोड स्टेटमेंट फॉर डेटा फ्रेम DF फॉर द फॉलोइंग। सो द फर्स्ट इज सेइंग दैट डिलीट एन एग्जिस्टिंग कॉलम फ्रॉम इट। नाउ जब भी हमें किसी डेटा फ्रेम के कॉलम को डिलीट करना होता है, for that we use a keyword called del, and after that we take the name of my data frame that is my DF, और इसके ब्रैकेट में हम दे देते हैं कॉलम का नाम। सो से फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग कॉलम जो भी हो आप उसे ले लीजिए, और इस कोड सेगमेंट को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे डेटा फ्रेम का वो पर्टिकुलर कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट डिलीट रो फ्रॉम 3 to 6 फ्रॉम इट। Now to delete rows we use a method called drop,
जो कि हमारे डेटा फ्रेम के साथ हम यूज करते हैं। इस ड्रॉप के साथ में दो आर्ग्यूमेंट्स हम पास करते हैं, एक होती है रेंज या नंबर और दूसरा होता है एक्सिस, जिसमें या तो आप दो वैल्यूज पास कर सकते हैं, एक तो 0 या एक 1। 1 इज यूज फॉर ड्रॉपिंग कॉलम्स एंड अगर आपको रो ड्रॉप करना है तो उसके लिए हम 0 लेते हैं, बट बाय डिफॉल्ट यदि आप एक्सिस को नहीं भी मेंशन करते हैं और केवल रेंज स्पेसिफाई करते हैं, इसका मतलब आपकी रो डिलीट होगी। अगर इस क्वेश्चन के बेसिस पे यदि इसका कोड लिखना हो, सो आई विल राइट df डॉट ड्रॉप और इस ड्रॉप के अंदर जाके आई विल सिंपली मेंशन रेंज, बिकॉज मेरी रेंज स्टार्ट हो रही है 3 से और 6 तक चाहिए, सो दैट आई कैन टेक 7 देन क्लोज दिस ब्रैकेट। आप इसे चाहें तो df डॉट ड्रॉप एंड देन रेंज एंड ऑब्वियसली 3:7 एंड देन एक्सिस इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, बट इसका यहाँ पे फिलहाल कोई सेंस नहीं है। हाँ, अगर ये कॉलम होता इस रो की जगह में, देन इफ यू राइट df डॉट ड्रॉप और अगर आप लिखते रेंज एंड से फॉर एग्जांपल 3 to 7 और देन अगर आप ब्रैकेट क्लोज कर दे तो ये वर्क नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये रो की जगह कॉलम होता तब आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है एक्सिस इक्वल टू 1। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में। सो द क्वेश्चन नंबर C इज चेक द डेटा फ्रेम हैज एनी मिसिंग वैल्यूज। नाउ इस क्वेश्चन के लिए जो हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं दैट इज एक्चुअली कॉल्ड इज नल एंड देन वी टेक डॉट वैल्यूज देन वी टेक डॉट एनी। मतलब अगर कोई वैल्यू मिसिंग है, एक होता है हमारे पास मेथड विच और सॉरी एट्रीब्यूट दैट इज कॉल्ड एम्प्टी विच एक्चुअली एक्सप्लेन्स और चेक्स हमारा डेटा फ्रेम पूरी तरह से एम्प्टी तो नहीं है, बट यहाँ पे किसी एक मिसिंग या किसी मिसिंग वैल्यूज को हमें चेकआउट करना है। तो यदि आप इसे डेटा फ्रेम के साथ इन्वॉल्व करते हैं, सो आई कैन से df डॉट एंड देन यदि आप इसे प्रिंट करेंगे तो इट विल शो यू मिसिंग ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है इसका मतलब कोई भी मिसिंग एलिमेंट नहीं है और अगर ट्रू इसका आंसर आता है मतलब मिसिंग है। चलिए इस कोड को हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो यू कैन सी मैंने यहाँ पर ये डेटा फ्रेम रेडी किया हुआ है जिसमें मैंने नैन वैल्यू भी डाली हुई है जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कॉलम C के लिए। और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं इसमें मिसिंग वैल्यूज हैं कि नहीं है। चलिए इस कोड को मैं रन करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी इट इज सेइंग यू ट्रू, मतलब इसमें मिसिंग वैल्यूज यहाँ पे दिख रही हैं NaN। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस मेथड्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। फिल ऑल मिसिंग वैल्यूज विथ 999 इन इट। नाउ अगर आपको मिसिंग वैल्यूज फिल करनी है अपने डेटा फ्रेम में, इसके लिए जो एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड fill NA और इस fill NA के अंदर हम आर्ग्यूमेंट एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं 999 को और साथ में हम चाहे तो इसे क्लोज कर सकते हैं, बट ये एग्जीक्यूट तो होगा लेकिन इसका अफेक्ट हमारे डेटा फ्रेम में नहीं आएगा। तो अगर आप इसे डेटा फ्रेम में चेंज करवाना चाहते हैं, इफेक्टिव करना चाहते हैं इस कोड को, तो यहाँ पर हम एक आर्गुमेंट यूज करते हैं इन प्लेस जिसकी वैल्यू हमें करनी होती है ट्रू। सो जब आप इस कोड को डेटा फ्रेम के साथ कंबाइन करते हैं तो जितनी भी मिसिंग वैल्यूज होती हैं उन पे 999 ऐड हो जाएगा और जब आप उसे प्रिंट करेंगे डेटा फ्रेम को देन यू विल सी द डिफरेंस। चलिए इस कोड को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे सेम वही प्रॉब्लम जो अभी मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए लिखा था वो ले लिया है और इस बार मैं यहाँ पर df.fill NA का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसमें मैंने जितनी भी नैन वैल्यूज ली हैं उन्हें हम 999 से फिल अप कर लेंगे। सो चलिए इसे रन करके देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी प्रीवियसली ये नैन था, लेकिन जैसे ही हमने fill NA को कॉल किया और 999 पास किया तो सारी वैल्यूज हमारी इससे फिलअप हो चुकी हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज और अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। So let's move to the next question now. Write statements to delete a row from a data frame. Now अभी हमने previous examples में देखा कि we can take the help of drop of df to delete a row, but जब आप drop use करते हैं तो इसमें या तो आप range of row को mention कर सकते हैं या अगर आप individual column delete करना चाहते हैं तो आप सिर्फ उस row number को दे सकते हैं या उस row name को भी आप पास कर सकते हैं। लाइक रो नेम यदि आपने अपना खुद का कोई इंडेक्स असाइन किया हुआ है,
से फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट रेंज की अगर मैं बात करूं तो df डॉट ड्रॉप, से फॉर एग्जाम्पल रेंज you can say 1 to 8, and for this you can say df dot drop 4, and similarly अगर आप रो नेम की बात करें तो you can simply take it to df dot drop, and यहाँ पे say for example आपने लिखा first. So this is how we can write statement for deleting a row. अगर आप सिंगल रो की बात करें तो इन दोनों को ले सकते हैं, मल्टीपल की बात करें तो हम इसे ले सकते हैं, और मल्टीपल के लिए हम df डॉट ड्रॉप और यहाँ पर आप 3, 4, 5 भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैन्युअली इसे यूज किया जा सकता है, बट इट शुड बी इन द स्क्वायर ब्रैकेट। सो आई थिंक ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। एक कंफ्यूजन मैं आपका दूर करना चाहता हूं कि जब हम ड्रॉप लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसके साथ में हम कॉमा प्लेस करके एक्सिस भी यूज करते हैं, बट वो एक्सिस आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कॉलम ड्रॉप करना होता है। जब आप रो ड्रॉप करने की या डिलीट करने की बात करते हैं तो हमें इस एक्सिस आर्ग्यूमेंट को लेने की जरूरत नहीं है, और अगर आप फिर भी लेना चाहें तो एक्सिस की वैल्यू को 0 करके कॉमा के साथ इस ड्रॉप के में सेकंड आर्ग्यूमेंट बना के प्लेस कर सकते हैं। सो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं नए सेशन में इसी चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ में। Till then, keep practicing, keep learning, and thank you very much for watching this video.